हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है इस बैच में जिसका नाम है द्रोणा फिजिक्स बैच। तो आपको पता है कि 5 सितंबर जो होता है वो टीचर्स डे होता है। तो बेसिकली टीचर्स डे के दिन ये बैच लॉन्च करने वाला था मैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ गए इसलिए नहीं कर पाया। और अपने इंडिया के सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े टीचर जो हैं वो है गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्हीं के नाम पर मैंने ये बैच रखा है, द्रोणा बैच। इसके अंदर आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड का जो भी चैप्टर्स हैं उसका फॉर्मूला, मतलब सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, 12th के सारे चैप्टर्स, पूरे 16 चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको करवाए जाएंगे, 1 चैप्टर एट अ टाइम। तो एक वीडियो में एक चैप्टर होगा, तो ऐसे 16 वीडियोस आने वाले हैं। तो चैप्टर के सारे फॉर्मूले प्लस उसके साथ उस उन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स में करवाने वाला हूं। तो फॉर्मूला भी देखेंगे, उसके साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे, बिकॉज जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बोर्ड एग्जाम्स का। और फिजिक्स ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही फिजिक्स है। तो अगर हम प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, तो हम फिजिक्स कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये द्रोणा बैच की फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट सीजन आप कह सकते हैं ये आ रहा है, और यही मतलब आज से ही शुरू हो रहा है, इसी वीडियो से शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट सीजन रहेगा जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूले प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता ही है कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें टोटल फिजिक्स का जो पेपर है विदाउट ऑप्शंस 70 मार्क्स का होता है, और ऑप्शंस अगर मिला दिया जाए तो 98 मार्क्स का होता है। तो उस 98 में से ऐसा देखा गया है कि 40 मार्क्स के आसपास न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी कि ऑप्शंस मिला के जो वेटेज है न्यूमेरिकल्स का वो 40 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स 98 में से एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आप में से अभी इस वक्त परेशान हैं कि सर हमने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा नहीं है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता नहीं है, हम फिजिक्स में पास कैसे होंगे। तो बेटा अब वक्त है आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए पढ़ाई की, बिकॉज अब आपके पास समझ लीजिए 4.5 महीना ही बचा है। फरवरी में आपके एग्जाम्स होंगे, और एग्जाम्स 10-12 दिन पहले सरक चुके हैं, तो फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास एग्जैक्टली 4.5 महीना है। इसी में जो भी है वो सब कुछ करना है, आपका फेट डिसाइड होने वाला है, आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो चलिए बिना हम लोग वक्त गवाए शुरू करते हैं द्रोणा बैच। और ये रहेगा पहला चैप्टर ऑफ द सीरीज, जो कि है रोटेशनल डायनामिक्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सिंपल फॉर्मूले हैं और बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। तो उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगा कि इस चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मेरे 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं खास करके, वो लोग 11th के 14 चैप्टर्स एक बार देख लें। सीईटी में हालांकि 8-9 चैप्टर्स ही आते हैं, 11th के 8 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन फिर भी 14 चैप्टर्स देख लोगे तो 12th का बेस भी आपका बन जाएगा, 12th के लिए बेस बन जाएगा। और 16 चैप्टर्स फिजिक्स के आप देख लो। 2-2 घंटे के वीडियोस हैं, 1 शॉट वीडियोस, सिर्फ 2-2 घंटे के वीडियोस। क्या आप 2-2 घंटा भी फिजिक्स को नहीं दे सकते? तो 16 चैप्टर्स 12वीं के अगर 2-2 घंटे के हैं तो 32 घंटा हो गया टोटल। टोटल 32 घंटा है। अगर आपने रोज 4 घंटा स्पेयर किया तो 8 दिन के अंदर आपका पूरा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स खत्म हो जाएगा। कम से कम एक बार 1 शॉट देख लीजिए, ताकि आपकी नजरों से घूम जाए सारी की सारी चीजें। एक बार आपकी नजरों से घूम जाएगी तो फिर आपको जो ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाया गया या कॉलेज में पढ़ाया गया, वो जब किताब खोल के देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात मानेंगे और एक बार 1 शॉट वीडियो जरूर देखेंगे। और जो सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं वो 11th के भी वीडियोस देखेंगे, 14 चैप्टर्स, वो भी 2-2 घंटे के चैप्टर्स हैं, तो 28 घंटे लगेंगे। तो आप अगर 4-4 घंटा रोज देते हैं तो 7 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो 7 दिन में 11th, 8 दिन में 12th। बिंज वॉचिंग कर लीजिए यार, बिंज वॉचिंग। जब हमें कोई चीज पसंद आती है उसको हम लोग बिंज वॉचिंग करते हैं, दिन रात देखते हैं। कोई वेब सीरीज पसंद आ गई, कोई एनीमे पसंद आ गया, एनीमे, उसको दिन रात देखते हैं ना। मैं ड्रैगन बॉल जी देखता था दिन रात। ड्रैगन बॉल जी मुझे मेरा फेवरेट था, मेरा फेवरेट। कुछ लोगों का नारुतो फेवरेट है, कुछ लोगों का कुछ और फेवरेट है। वैसे ही अभी मैंने एक वेब सीरीज देख ली, एक ही दिन के अंदर पूरी खत्म कर दी,
नेटफ्लिक्स पे जो वो आई है ना नई वाली, मैं देखना चाह रहा था कि इसकी इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। तो वो आई है ना, क्या नाम है उसका, फ्लाइट 814 वाली, कांदाहार अटैक, कांदाहार हाईजैक। तो वो मैंने पूरी एक ही दिन में देख दी। तो जब हमें कोई चीज पसंद होती है ना तो हम वो करते हैं। तो अब यहां पर बात है पसंद की। अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो फटाफट 15 दिन के अंदर फिजिक्स खत्म कर दीजिए। नहीं भी पसंद है तो डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जो करना है वो करना है, भले पसंद ना आए, भले मन ना करे तो भी करना है, क्योंकि वो करने से ही आप पास होंगे, वो करने से ही आपका कुछ भला होगा। ये बात आप जानते हैं। तो डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू इवन इफ यू डोंट वांट टू डू, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसिप्लिन। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये यूट्यूब चैनल तो आप लोग जानते हैं, प्रोफेसर ऑफ साइंस। टेलीग्राम पे भी ये नाम से है और इंस्टाग्राम पे भी प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम से है, हालांकि डॉट नहीं है, अंडरस्कोर है। एनीवे, बट प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम से आपको इंस्टा पे में मिल जाऊंगा। तो अगर किसी को कभी कोई ज्यादा परेशानी आए, किसी का कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ है, 12वीं के बाद क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस पर मुझे डीएम कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स आपको एक दिन में रिप्लाई नहीं मिलेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बच्चा, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, हर कोई बिजी होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कॉल्स आते होंगे, मैसेज आते होंगे, व्हाट्सएप भी है, इंस्टा भी चला रहे हैं, दुनिया भर की और चीज़ें भी कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं। तो इसीलिए एक दिन में रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो आप लोग इम्पेशेंट मत होना, बेसब्र मत होना, इंतजार करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं हर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा और उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये सीरीज समझाने वाली सीरीज नहीं है कि इसमें मैं लेसन समझाऊं, पूरा लेसन नहीं समझाऊंगा, बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज लेट्स से एक पार्टिकल है, अगर वो ऐसे ऐसे राउंड मार रहा है, गोल घूम रहा है, इस तरीके से गोल घूम रहा है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि अपना जो हाथ है, अपना हाथ, उसको भी इस पार्टिकल की तरह से घुमाइए, अपनी उंगलियों को भी उसी की तरह कर्ल कीजिए, तो अंगूठा ऊपर आ रहा है। तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो एंगुलर वेलोसिटी इधर दिखती है। वैसे ही कोई पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से, तो अपनी उंगलियां भी उस तरीके से घुमाइए, ठीक है। तो अंगूठा नीचे आ रहा है, तो नीचे है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अगर पार्टिकल जाते जाते, ऐसा जाते जाते, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जब उसकी ऐसी है, तो ऐसे जाते जाते अगर फास्ट हो रहा है, तो उसके पास एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, अल्फा। तो अगर कुछ बच्चे पहली बार जिंदगी में ये चीज देख रहे हैं तो शायद उन्हें सब चीजें समझ में ना आए, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ध्यान से देखिए इधर। ये देखिए, थीटा बोलेंगे ना तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे जैसे सीधे चलने को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, गोल घूमने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अरे जैसे आपने देखा था ना एक्स मतलब सीधा चलना, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा मतलब गोल घूमना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप देख चुके हो लीनियर वेलोसिटी। v का फॉर्मूला क्या है बताइए? v और x का क्या रिश्ता है? तो आप लोग जानते हैं v इज dx बाई dt। तो सेम टू सेम ओमेगा जो है वो है d थीटा बाई dt। अरे वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वैसी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लाइक दैट, ठीक है, फाइन। फिर ये अल्फा है, इसका नाम है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे कि आपका हुआ करता था एक्सीलरेशन ए, और ए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो डीवी बाई डी टी। वैसे ही यहां पर होगा डी ओमेगा बाई डी टी। समझ गए? अरे कितनी बचकानी चीज है। इतना तो बेटा आई होप के सभी को समझ में आ रहा होगा। इट्स डैम इजी। सो थीटा, फिर ओमेगा, फिर अल्फा। वैसे ही एक्स, वी और ए, ठीक है, इतना सभी को मालूम होना चाहिए। दूसरा, v और ओमेगा के बीच में एक रिश्ता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसको सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। वैसे ही अल्फा और ए का रिश्ता है, सो a इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे ना बच्चा। सो a इक्वल्स टू आर अल्फा। ओके, आई होप सभी को ये चीजें याद रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे ही
ये भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये तो रोटेशनल में काम इतना आने वाले नहीं है, आ भी सकते हैं लेकिन कम काम आएंगे। रोटेशन में तो ये गोल घूमने वाली चीजें ज्यादा काम आएंगी, है ना। वो सीधी सीधी चीजें है ना, सीधा चलने पे जो होता है वो, और ये गोल घूमने पे होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तो याद रहेगा, बच्चा याद रहेगा, इतना इतना याद कर पाएंगे। अरे इट्स डैम इजी, कम ऑन, इतना हार्ड नहीं है ये, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है ऐसे और घूमते 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 वो फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो याद रखना कि एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर है और अल्फा भी ऊपर है। ऊपर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है, लेट्स से ऐसे ऐसे ऐसे, तो उंगलियां ऐसे करेंगे तो अंगूठा ऊपर जा रहा है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन मान लो कि घूमते घूमते ऐसे ही घूम रहा है तो स्पीड तो ऊपर है लेकिन स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो एक्सीलरेशन उल्टा हो जाएगा। स्पीड तो उधर ही रहेगी लेकिन एक्सीलरेशन उल्टा हो जाएगा, इसको याद रखना। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है, और अगर स्पीड घट रही है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उल्टा है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। अच्छा, अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करेंगे तो किस टाइम पे सवाल पूछा गया है। जैसे कि अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, लेट से 11:23 पे, तो मतलब 11:23 बोल रहा हूं, सॉरी 11 मिनट 23 पे, तो आप लोग है ना वहां पे ऐसा लिखेंगे 11:23, 11:23 और फिर जवाब देंगे, ताकि आपका जवाब किस चीज से रिलेटेड है मैं समझ पाऊं ना। वरना कमेंट में मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपने कमेंट में किस चीज का जवाब दिया है। तो आप जो भी जवाब देंगे उस पर टाइम भी मेंशन कीजिए, फिर मैं उसको क्लिक करूंगा, वहां पहुंचूंगा, क्वेश्चन देखूंगा, आपका आंसर देखूंगा, और फिर अगर आपका आंसर राइट रहेगा तो मैं उसे हार्ट दूंगा। हार्ट, हार्ट, हार्ट देते हैं ना उसमें यूट्यूब पे अपने। अरे मालूम है कि नहीं भाई, अरे आप तो चैंपियन लोग हो यार, दिन रात यूट्यूब यूज करते हो। तो सुनिए सवाल, सुनिए सवाल ये है कि मान लो पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये मेरा हाथ देखो, इस तरीके से घूम रहा है। तो ऐसे जब मैं देख रहा हूं ना, ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमते घूमते वो पार्टिकल फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो मुझे बताइए ओमेगा किधर है और अल्फा किधर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो ओमेगा नीचे है, और क्योंकि फास्ट भी हो रहा है तो अल्फा भी नीचे है। लेकिन अगर ऐसे घूमते 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 स्लो होने लगा तो ओमेगा तो नीचे रहेगा लेकिन अल्फा रहेगा ऊपर। अब आप लोग इस सवाल का, इस सवाल का नहीं, अगले सवाल का, इसका जवाब दीजिए पहले, फिर उस सवाल को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग एक पंखे के ब्लेड को नीचे से देखते हैं, तो मतलब पंखा अपने ऊपर ऐसा घर में टंगा हुआ है, उसको नीचे से देख रहे हैं पंखे को, सीलिंग फैन को, सीलिंग बोले तो छत, अपने घर की जो छत रहती है, अपने घर का ऊपर का पार्ट, तो उस पर लटक रहा है जो पंखा, उसको जब नीचे से देखेंगे और वो अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे हिसाब से तो एंटी क्लॉकवाइज ये है। अब आपके हिसाब से आप सोच लो एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा, ऐसा, तो ऐसा घूम रहा है, ऐसा। तो अगर आपको दिख रहा है पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का कौन सा स्टेटमेंट राइट है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, उसका कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो लिसन, इतना तो तय है कि अगर वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज, सो नीचे से देखने पे इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज ना, हाँ नीचे से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ऐसा, सॉरी ऐसा। तो ऐसा किया तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे है, और क्योंकि स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर है, दैट्स इट। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। सो ओमेगा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पे तो डायग्राम बना हुआ है, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, इसको ऐसा ऊपर से देख रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिख रहा है, तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही ऐसा ऊपर से देख रहे हो, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर क्या हो रहा है कि नीचे ओमेगा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पे। एनीवे ज्यादा इस पर डिटेल में मत जाइए भाई, इतना खाली याद रखिए। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं ये निकाल पाते हैं कि नहीं, देखते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सो क्या बोला, सवाल देखो, सवाल को अच्छे से समझो। एक व्हील है, टायर है, व्हील है, एक चक्का है, उसका इंजन 4800 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है, 4800 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक सेकंड। तो इसको अपने को पहले डेटा को नोट करना पड़ेगा। तो 4800
4800 रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। तो यानी कि पर सेकंड कितना होगा? तो 4800 डिवाइड बाई 60 आरपीएस। अरे एक मिनट में कितने सेकंड रहते हैं बाबा? 60 सेकंड रहते हैं ना बच्चा। अरे बाबा ये क्या चीज है? 4800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो मिनट नीचे है ना, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, तो 4800 रेवोल्यूशंस अपॉन 60 सेकंड आएगा ना, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकंड है? 60 सेकंड है। समझ पा रहे हैं बच्चा? तो 60 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो चलो 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। अब होता है 6 8 जा 48 और एक और 0 है तो 80 आ जाएगा। तो 80 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोग न्यू इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है, या तो न्यू यूज कर सकते हैं या आप लोग यूज कर सकते हैं एफ। फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी के लिए इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू है, एफ है, 80 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिल गई है। सो इतना रेवोल्यूशंस पर मिनट, पर सेकेंड, 80 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हो रहा है। अच्छा लिसन वेरी केयरफुली, एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना कवर होता है? एक रेवोल्यूशन में एंगल, सो इन वन रेवोल्यूशन एंगल कवर्ड इज, कितना एंगल कवर होता है बच्चा? तो एंगल जो कवर होता है वो है 2 पाई। 2 पाई एंगल कवर होता है। अरे 2 पाई, जिसको नहीं पता है बेटा कि 2 पाई क्या होता है, अरे अकल के पुतलों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा जब अपन घूमते हैं ना, तो ये पूरा एंगल कितना रहता है डिग्री में? डिग्री में रहता है 360। तो अब अपन है ना बड़े हो गए हैं, अपन 10वीं में नहीं है, अपन डिग्री यूज नहीं करेंगे, अपन क्या यूज करेंगे? रेडियन। तो 360 डिग्री को प्यार से कहते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। याद रहेगा बच्चा, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। सो 2 पाई रेडियन इतना एंगल जो है कवर कर रहा है एक रेवोल्यूशन में। लेकिन रेवोल्यूशन हो कितने रहे? 80 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो रहे हैं। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो तो 80 हर्ट्ज है, लेकिन जो एंगल है वो कितना है? एंगल कितना है पर यूनिट टाइम? कितना एंगल कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम? इट इज 80 इंटू वॉट? 2 पाई। अरे बाबा पर सेकेंड अगर मैं देखूंगा, पर यूनिट टाइम देखूंगा, अबे 80 रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम हो रहे हैं ना, 80 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हो रहे हैं। पर सेकंड में 80 रेवोल्यूशंस, और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, 360 कवर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 पाई। तो टोटल मिला के आ जाएगा आपका 160 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो इतना है आपका एंगुलर वेलोसिटी। कितना? 160 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन इज सी। तो सी ऑप्शन है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लेंगे। ये जो आपको दिया है 4800 आरपीएम, ये कुछ और नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब हम लोग लिखते हैं आरपीएम में, तो आरपीएम स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, आरपीएस स्टैंडर्ड है, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, जिसको अपन हर्ट्स बोलते हैं, हर्ट्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। तो 4800 रेवोल्यूशंस एक मिनट में है, 60 सेकंड में 4800 है, तो एक सेकंड में कितना है? एक सेकंड में है 4800 डिवाइड बाई 60, यानी कि 80 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो 80 हर्ट्ज बोल दिया मैंने। अरे बाबा आंसर आ रहा है 80 आरपीएस, और आरपीएस का नाम क्या है? हर्ट्ज। तो 80 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो 80 रेवोल्यूशंस में 160 पाई एंगल कवर होगा। तो हम लोग हर सेकंड में 160 पाई रेडियन कवर कर रहे हैं, हर सेकंड में 160 पाई रेडियन कवर कर रहे हैं। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट वाज द आंसर। आई होप कि आपके समझ में आया। 160 पाई, 160 पाई। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आते हैं दूसरे पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वी पर आते हैं। तो वी को अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं या लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, राइट? यही बोलते हैं ना। और v क्या होता है? dx बाई dt। अच्छा यहाँ पे s लिखा हुआ है, चलेगा ना? अरे s बोलो x बोलो, क्या फर्क पड़ता है यार, नाम में क्या रखा है? व्हाट इज इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा था ना।
वैसे शेक्सपियर ने ये बात बोली, खुद ही अपना नाम नीचे लिख दिया था। बट एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली। नाम में कुछ नहीं रखा है, v इक्वल्स टू ds बाई dt या dx बाई dt, एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, v और ओमेगा का रिश्ता। सो v और ओमेगा का रिश्ता क्या है? v इज r ओमेगा, लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखने जाओगे, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये मैं लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं v बार इज ओमेगा बार क्रॉस r बार। वैसे ही इसको लिख सकते हैं a बार इज अल्फा बार क्रॉस r बार, ठीक है। ये लिखने का सही तरीका है। आई होप कि ये तरीका आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। सो ये तरीका सही तरीका है। सो a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। अब वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना है, इधर देखिए, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपको r दिया हुआ है, इस सवाल में आपको ओमेगा दिया है और v पूछा है, बोला लीनियर वेलोसिटी निकालो। अरे v पूछा है, ओमेगा दिया है, r दिया है, तो v क्या है? ओमेगा क्रॉस r। तो आपको ओमेगा क्रॉस r निकालना पड़ेगा। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बचकाना, बहुत ही इजी सवाल है, सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। सो v बार इज ओमेगा बार क्रॉस r बार। अब ओमेगा बार की वैल्यू क्या दी है और r बार की वैल्यू क्या दी है, आइए देखते हैं। सो ओमेगा बार दिया है j प्लस 2k। अच्छा, यहां पे i मिसिंग है। i बोले तो x डायरेक्शन, j बोले तो y डायरेक्शन, k बोले तो z डायरेक्शन। x y z, i j k, समझ में आया? i j, समझ में आया? i j k, ओके। सो इट इज लाइक दैट। तो यहां पे i नहीं दिया है, लेकिन आपको i लेना है, 0 i लेना है। क्या लेना है? 0 i। वैसे यहां पे देखो k नहीं दिया है आपको, लेकिन लेना है, क्या लेना है? 0 k। तीनों चीजें लिखनी है, याद रखिएगा। तो यहां पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू देख लेते हैं। 0 i 1 j 2 k, 0 i 1 j एंड 2 k, ठीक है। 0 i 1 j 2 k, समझ में आ रहा है बच्चा? 0 i 1 j 2 k, ओके। r की वैल्यू देख लो, 3 i 4 j 0 k, 3 i 4 j 0 k, कुछ नहीं दिया मतलब 0 है। सो 3 i 4 j 0 k। अरे बहुत इजी है, तुमको मजा आएगा भी इसको सॉल्व करने में, ध्यान देते रहो, टेंशन मत लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है डिटर्मिनेंट्स का तरीका, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स का तरीका है, तो इधर देखो, तो हमको निकालना है ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू, क्योंकि वही है v की वैल्यू, उसी से v मिलने वाला है, v मिलने वाला है हमें ओमेगा क्रॉस आर करके। क्या करके? ओमेगा क्रॉस आर करके मिलने वाला है v। समझ में आ रहा है? अब सुनो, ओमेगा में जो दिया है और v मतलब r में जो दिया है, ये दोनों में कॉमन है आई जे के। तो सबसे पहले लिखने का आई जे के। जिसने जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व किए फिजिक्स के, उसको भी समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहो। बिल्कुल गांठ बांध लो कि ये वीडियोस की सीरीज कंप्लीट करना है, अपना 40 मार्क्स इससे आ सकता है। सो ध्यान से देखेंगे, आई जे के। सो वेलोसिटी है आई, मतलब सॉरी, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ओमेगा क्रॉस आर, दोनों में कॉमन है आई जे के पहले लिखने का, फिर क्रॉस के पहले जो बंदा है उसका नंबर लिखने का 0 1 2। तो इसका नंबर क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है। और फिर आर के नंबर्स लिखने का 3 है, 4 है, 0 है, ठीक है बच्चा। 3 4 0 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। अब इसको सॉल्व कैसे करने का? तो सॉल्व करने का बहुत ही बचकाना तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। वो ये है, पहले लेने का आई, पहले क्या लेने का? आई लेने का। सो मैंने आई ले लिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट बनाने का, आई की लाइन उड़ा देने का, आई की रो और आई का कॉलम उड़ा देने का, आई की रो और आई का कॉलम उड़ा देने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो गई है, आपको शायद चीजें दिख नहीं रही है ना। एक मिनट रुको, देखो बराबर दिख रहा है सब?
कुछ ज्यादा ब्राइटनेस हो गई थी, है ना? अब दिख रहा है ना? ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आई की लाइन उड़ाने का, यहां से आई की लाइन यहां से उड़ाने का। ओके, अब बच्चा जो है ना उसको सॉल्व करने का, तो पहले ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे जाएगा, फिर दूसरा ऐसे आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी। तो 1 इंटू जीरो, फिर -4 इंटू 2, 1 इंटू 0 -4 इंटू 2, ऐसे करने का। तो 1 इंटू 0 -4 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया आई। अब लेने का जे, क्या लेने का? जे। जे जब लोगे तो जे की लाइन उड़ा दोगे, जे का कॉलम, जे की रो। तो 0 इंटू 0 -3 इंटू 2। अरे हाँ के ना रे, 0 इंटू 0 -3 इंटू 2। तो 0 इंटू 0 -3 इंटू 2। उसके बाद के लेने का, क्या लेने का? के। फिर के का कॉलम, के की रो उड़ा देने का। 0 इंटू 4 -3 इंटू 1। तो 0 इंटू 4 -3 इंटू 1। अब याद रखने का, हमेशा ये पहला वाला प्लस रहता है, दूसरा वाला माइनस रहता है, तीसरा वाला फिर प्लस रहता है। सो प्लस माइनस प्लस, भेजा बातें घुसी। ओके, सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब इसको बस आगे सॉल्व करना है, कितना बचकाना सा सवाल है। तो इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सभी लोग देखते रहिए। इक्वल टू, अब क्या आएगा ध्यान से देखना। इक्वल टू, यहां पर तो आई कैप ही रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 0 0, और ये -4 2 8, सो -8 आ जाएगा, -8। फिर जे वाले पे आ जाइए, सो -j इंटू, दिख रहा है ना, स्क्रीन के बाहर तो नहीं चला गया, और को बीच में लिखता हूं। सो -j मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0 -3 2 6, तो 0 -6, तो -6 अंदर आ जाएगा। और फिर के का लिखता हूं, के का। सो के का लिखेंगे 0 4 0 -3 1 3, तो ये 0 हो गया और ये आ गया 3, सो -3। अरे समझे कि नहीं समझे रे बाबा? सो इट इज -3। तो यहां पे अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? तो अब जो फाइनली आएगा वो ये आएगा, -8 आई कैप +6 j कैप -3 k कैप, यही वैल्यू है v की। सो v की वैल्यू आएगी -8 आई कैप +6 j कैप -3 k कैप। लेट्स चेक द आंसर। सो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये वाले की शक्ल सबसे मैच हो रही है, हाँ क्या ना? आप बोलेंगे सर मैच कहां हो रहा है, इसमें तो देखो कुछ अलग है। अरे माइनस कॉमन लिया है रे, माइनस कॉमन लिया है, तो चलो अपन भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो देयरफॉर v इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लिया है ना, माइनस, तो अंदर +8 आई बचा। लेकिन इससे माइनस बाहर लेंगे तो अंदर भी माइनस लिखना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस खुद प्लस हो जाए। फिर इससे माइनस बाहर लिया तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये +3k बन जाएगा। अब देख लो, अब मैच हो रहा है कि नहीं। सो माइनस बाहर रहेगा, फिर 8i -6j +3k, सो 8i -6j +3k, दैट्स इट। कळलं सगळ्यांना? अरे घुसलं का डोक्यात? डोक्यात घुसलं? आई होप कि सभी के मेंदू में मेरी बातें पूर्णतः प्रवेश कर रही हैं। तो ये है आपका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऊपर का सवाल। तो यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर हो चुका है। अब तीसरा फॉर्मूला जो है, सुनो, जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फ्यूचर में जेडबल की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी ये बेसिक चीज है, एकदम बेसिक। मतलब मान लो कि आज आपने शुरू किया और आपका प्लान 2025 का नहीं 2026 का जेडबल देने का है, तो वो यहां से बेसिक पढ़ लो, थोड़ा सा एक कुछ तो आइडिया आएगा। 2025 की जो सीईटी दे रहा है उसके लिए बहुत काम का है, बहुत ज्यादा ही काम का है। 2025 की जो सीईटी दे रहा है, 2025 का जो बोर्ड दे रहा है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और 2026 का जो जेडबल दे रहा है उसके लिए बहुत ही बेसिक सीरीज है, उसको भी ये देखना चाहिए ताकि उसका एक बेस बन जाए। वैसे जेडबल देने वाले बच्चों को पहले से ही काफी कुछ आता है, तो बट ये कि एक फ्रेश हो जाता है दिमाग, वापस से रिफ्रेश हो जाती हैं चीजें, रिवाइज हो जाती। तो इजी प्रॉब्लम देख के ऐसा नहीं सोचेगा है ये तो मेरे को आता है, नो। कभी भी बार बार प्रैक्टिस करने का, बार बार रिवाइज करने का, उससे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है।
कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, कल मैसेज आया कि सर आप है ना JEE का भी सीरीज लॉन्च कीजिए और नीट का भी। बच्चा पहले मुझे कम से कम महाराष्ट्र बोर्ड में पॉपुलर तो हो जाने दो, मेरे बच्चे तो और बढ़ जाने दो। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 20 व्यू, 100 व्यू आता है, 50 व्यू आता है। अरे तो बाबा, मैं इतनी मेहनत करके JEE और नीट बनाऊं और कोई उसे देखे ही नहीं, तो बना के फायदा क्या है? पहले थोड़ा सा मुझे बढ़ने दो, पहले ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा दूं उसको शेयर करो, थोड़ा मैं बढ़ूं, सब्सक्राइबर पहुंचे 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, तो उसके बाद फिर मैं भर भर के आपके लिए फ्री में कोर्सेज लेके आऊंगा। मुझे कोई कमाई नहीं चाहिए आप लोगों से, भर भर के फ्री के कोर्सेज लाऊंगा, भर भर के फ्री के कोर्सेज। मेरा तो पैशन है पढ़ाना, मैं दिन रात आपको पढ़ाऊंगा। मुझे यूट्यूब से 1 रुपया भी मिलता नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है, मेरा चैनल कंप्लीटली डिमोनेटाइज्ड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा सीरीज, लेकिन थोड़ा तो पॉपुलर होने दो। इसमें अगर मैं पूरा दिन भर डालूंगा बेटा, तो मुझे दूसरे भी तो काम है ना, जहां से कुछ पैसा आता है कमाने का। अब इंसान को पैसा चाहिए कि नहीं जिंदगी में? तो इस वजह से यहां पर मैं अभी वो पढ़ा नहीं पा रहा हूं। थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ने दो, थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ने दो, तो मैं बाहर की चीजें थोड़ी कम कर दूंगा और यहां पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है? सो डोंट वरी। तो सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे बच्चा। वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, है ना, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है अपना वन शॉट में। तो यहां पर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, सर्कुलर मोशन में लोग पूछ रहे हैं कि क्या चीज कांस्टेंट है ना, क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखो, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। सही है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, अरे सर्कल में घूमना विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से घूमने वाला मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ही स्पीड से घूमने वाला मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बोलेंगे सर सर सर, अरे एक ही स्पीड से घूम रहा है तो नो एक्सीलरेशन, स्पीड भी बदल नहीं रही है, सो बोथ आर कांस्टेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट दैट्स नॉट द राइट आंसर, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। वेलोसिटी एक्सीलरेशन दोनों भी कांस्टेंट नहीं है। अबे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्पीड की तरह स्केलर नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, और एक वेक्टर के पास न सिर्फ वैल्यू होती है, न सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो अगर एक पार्टिकल चल रहा है ऐसे, तो उसकी जो वेलोसिटी है, कभी इधर देख रही है, फिर कभी इधर देख रही है, 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 तो हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। सो दोनों भी कांस्टेंट नहीं है, तो पहला आंसर तो लिखना ही मत, ठीक है? गलती से भी मत कहना सर यूनिफॉर्म है तो एक ही स्पीड पे चल रहा है। अबे गलत है बे, याद रखना। एक स्पीड तो है बट एक वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? एनीवे, एक्सीलरेशन और स्पीड दोनों कांस्टेंट है बट वेलोसिटी बदल रही है, ये गलत है। स्पीड तो कांस्टेंट है, इतना पार्ट राइट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये भी पार्ट राइट है, बट एक्सीलरेशन लोग बोल रहे कांस्टेंट है, ये रॉन्ग है। वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सीलरेशन भी बदलेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, एक्सीलरेशन कैसे बदलेगा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी तो रह सकता है? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अगर हमेशा बदलता चला गया, इसका मतलब पार्टिकल पे कोई तो फोर्स है जो उसे सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो सेंटर की तरफ फोर्स है, उससे सेंटर की तरफ देखने वाला एक एक्सीलरेशन बनेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? इधर देखो, ध्यान से देखना। तो बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हैं, इधर ध्यान से देखेंगे। सो लेट्स टेक अ सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन है, इसमें पार्टिकल जो है अपना गोल गोल चक्कर काट रहा है। सो गोल गोल चक्कर काट रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ऐसे जा रहा है। तो मान लो पार्टिकल भी यहां पहुंच गया, मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया है। तो यहां पहुंचने पर उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यहां दिख रही है, वेलोसिटी यहां है। लेकिन जब वो यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी यहां दिखेगी। अरे हाँ के ना, वेलोसिटी यहां दिखेगी, फिर यहां दिखेगी, यहां दिखेगी, सॉरी यहां दिखेगी। सो कहने का मतलब ये है कि अरे भैया, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए ना। तो वो फोर्स सेंटर की तरफ देख रहा है, वो फोर्स सेंटर की तरफ देख रहा है। तो अगर फोर्स सेंटर की तरफ देख रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की
तरफ देख रहा है। अरे फोर्स जहां है वहीं एक्सीलरेशन है, फोर्स और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एक्जैक्टली सेम होता है। तो अब आप बोलेंगे सर सेंटर में देख रहे हैं तो फिर तो एक ही डायरेक्शन हुआ ना। गलत। जब आप यहां पहुंचोगे तो ऐसे देखेगा, जब आप यहां पहुंचोगे तो ऐसे देखेगा, यहां पहुंचोगे तो ऐसे देखेगा। अबे तो हो गया ना डायरेक्शन अलग अलग। अरे डायरेक्शन अलग हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हो गया। एक्सीलरेशन कभी यहां देख रहा है, कभी यहां देख रहा है, कभी यहां देख रहा है, कभी यहां देख रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो एक्सीलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक्सीलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है। सो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, एक्सीलरेशन, 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 हर बार अलग डायरेक्शन। वैसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का हर बार अलग डायरेक्शन। सो इसीलिए एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। बोथ एक्सीलरेशन वेलोसिटी चेंज, राइट, यही बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज द राइट आंसर। दोनों भी बदल रहे हैं। बोथ एक्सीलरेशन स्पीड कांस्टेंट, वाहियात। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेना नहीं है। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो सुनो सुनो सुनो, पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन है जिससे चीजें गोल घूमती हैं। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो चीज गोल ही नहीं घूम सकती। यहां तक कि आप भी इस जमीन पर गोल नहीं घूम पाएंगे अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आप पे एक्ट ना करे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपके ऊपर काम ना करे, तो यू विल नॉट बी एबल टू गो इन अ सर्कल। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे दिया जाता है, क्या फॉर्मूला है? तो मैं आपको एक फॉर्मूला इसका पहले बता देता हूं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC, वो रहता है v²/r, या फिर ω²r, या फिर ω×v। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या है? वो फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, ये मैं ऑलरेडी वन शॉट में डिराइव कर चुका हूं। ये फॉर्मूला नया है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे ऑब्टेन हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे मेरे अकल के पुतलो, जो V होता है क्या होता है? R ओमेगा होता है। अरे तो ये जो ω²r लिखा है इसको ऐसे लिखो, ω/r, और जैसी R ओमेगा आपने ले लिया V बन गया। अरे हाँ के ना रे बाबा? सो ω×v, ये बात भी याद रखना। ठीक है। सो तीन फॉर्मूले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। कौन कौन से तीन फॉर्मूले हैं? v²/r, ω²r। अरे डिराइव किया है रे बाबा, इसको डिराइव किया है मैंने वन शॉट वीडियोस में। सो ω²r और ये है ω×v। ठीक है। तो अब यहां पर फॉर्मूला देखेंगे। सो ω×v लिखा, ω×v। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। ओके, अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के ऊपर एक आध फॉर्मूला और, मतलब एक आध प्रॉब्लम और है। तो देखो क्या है, व्हाट हैपेंस टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन of a revolving body if you double the orbital speed and half the angular velocity? So v को डबल किया और ओमेगा को हाफ किया, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या होगा? ये तो बहुत ही बचकाना सवाल है। बचकाना क्यों है? इधर देखो, ध्यान से देखो, पता नहीं यही कलर शायद अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं जरा बता देना मुझे। मेरे ख्याल से वाइट ही कर लेते हैं, वाइट अच्छा दिखेगा। सो लिसन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, AC का फॉर्मूला ω/v है। ये लोग बोल रहे हैं कि v को डबल कर दिया तो 2v कर दिया, और ओमेगा को हाफ कर दिया मतलब ω/2 कर दिया। अबे तो 2 कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ω/v ही रहेगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी के मेंदू में मेरी बातें घुस चुकी हैं, सभी के दिमाग में मेरी बातें घुस चुकी हैं, राइट? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो v को 2v किया, ओमेगा को ω/2 किया, सो सेम आंसर आ रहा है। अब अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया है। अरे क्या दिए लाए रे, मुंबई की भाषा में, मतलब छपरी वाली है, छपरी वाली। मुंबई में दो तरीके के लोग हैं, एक बहुत ही शरीफ लोग हैं जो शरीफ आप और तमीज से बात करते हैं, आप जनाब, या आइए सज्जन, आइए इधर देवी जी। और दूसरे होते हैं छपरी, ए भाई, ए भंटा है ना, इस तरीके के। सो क्या दिया हुआ है यहां पर?
यहां पर दिया हुआ है कि रेडियस है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सो रेडियस 25 सेंटीमीटर मतलब 25/100 मीटर, यानी कि 0.25 मीटर। आप बोलेंगे सर ये 25/100 क्यों किया? अबे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है? 1/100। तो मैंने सेंटीमीटर हटा के 1/100 मीटर लिख दिया। 1/100 मीटर। अरे 25 तो पहले से लिखा हुआ है, मैंने 1/100 मीटर लिख दिया। समझ गए? तो 0.25 मीटर, तो रेडियस आ गया। अब 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हो रहा है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है एंगल में। सो 2 रेवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो एक रेवोल्यूशन कितना रहता है बेटा? अभी बताया था स्टार्टिंग में, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई। तो 2 रेवोल्यूशन मतलब कितना एंगल हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 4 पाई। सो 4 पाई रेडियन पर सेकंड कवर हो रहा है। सो ये होगा आपका ओमेगा। अरे एंगल 4 पाई है रे 1 सेकंड में, तो ओमेगा क्या होता है? एंगल पर यूनिट टाइम। अरे ओमेगा क्या होता है रे बाबा? ओमेगा क्या होता है रे बच्चा? ओमेगा होता है एंगल पर यूनिट टाइम। तो वो आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा भी मिल गया, आर भी मिल गया। इनको चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और उसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा है 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर, जो कि 0.25। अरे हाँ के ना रे बाबा, करता है ना सगळे अन्ना। सो देयरफॉर एसी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एसी की वैल्यू? 4 पाई का स्क्वायर, यानी कि 16 पाई स्क्वायर इंटू 0.25। सो पाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, 16 इंटू 0.25 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे 16 इंटू 0.25 करके देख लो रे बाबा, तो इट इज 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अरे 16 इंटू 25 कर लो ना रे, 16 इंटू 25 करते 400 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर के पहले डॉट है ना, पॉइंट है ना, डेसिमल है ना, तो आपको 2 नंबर के पहले डॉट लगाना पड़ेगा। मतलब 400 में से 2 जो जीरो के पहले डॉट, तो 4 ही बचेगा ना, 4 ही बचेगा। आई होप कि सभी की बात, मतलब भेजे में बातें घुस रही हैं भाई। इतने प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स जो कि पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट पर, हर फॉर्मूले पे एक प्रॉब्लम, तो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी लेवल की हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे हाँ के ना, समझ में आ रहा है ना बेटा? अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए कि इन लोग पूछ रहे हैं कि जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चक्कर काटती है, कांस्टेंट स्पीड पे, तो क्या होता है या क्या नहीं होता, ये सवाल है। ठीक है, तो जब एक बॉडी घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होता है या क्या नहीं होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो नो वर्क इज डन ऑन इट, नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो देखो इतना सब मैं रीड नहीं करूंगा, बहुत ही बचकानी चीज है। इधर देखिए ध्यान से, हाँ बेटा, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये देखो बॉडी जब सर्कल में घूम रही है, बराबर, बॉडी जब सर्कल में घूम रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है ना। अबे जब वेलोसिटी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर रहेगा ना। अरे जहां वेलोसिटी वहीं डिस्प्लेसमेंट, बंदा चल रहा है ऐसे ही है ना, यहां पहुंचेगा तो ऐसे चल रहा है, यहां पहुंचेगा तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी है इधर तो डिस्प्लेसमेंट भी है इधर। ओ सॉरी, सो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, बराबर। सो डिस्प्लेसमेंट इधर दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला था फोर्स कहां देखता है? फोर्स दिखता है सेंटर में। कहां देखता है फोर्स? सेंटर में। तो फोर्स देख रहा है सेंटर में। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे अकल के पुतलों, कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है, सॉरी, वर्क डन इज अ स्केलर। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ एस कॉस थीटा।
इतना तो आई होप कि आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा ही होगा। 11वीं का सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स। नहीं पढ़ा तो बेटा प्लीज 11वीं के वीडियोस देख लो। तो एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा कितना है यहां पे एस और एफ के बीच में, तो एस ऊपर देख रहा है, एफ अंदर देख रहा है, 90 का एंगल है, सो थीटा इज 90। सो यहां हो जाएगा एफ एस कॉस 90। अरे ये डॉट प्रोडक्ट है बाबा, जब अपन ने डॉट हटाते हैं ना कॉस थीटा आता है, डॉट हटाने से कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा, और थीटा है हमारा 90। कॉस 90 की वैल्यू बेटा इतना ट्रिग्नोमेट्री सभी को आना चाहिए। कॉस 90 क्या होता है बच्चा? कॉस 90 होता है 0 शून्य, तो बेसिकली यहां आ जाएगा 0। सो वर्क डन इज 0, परफेक्ट, नो वर्क इज डन ऑन इट। सो वर्क डन इज 0 इन सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे चीजें घूम रही हैं, तो वर्क डन 0 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस हैं कि अगर गाड़ी टर्न ले रही है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, कितनी स्पीड से वो टर्न ले सकती है, तो ऐसा सवाल है। तो आपको बस याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ओनली दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। सो रिमेंबर ओनली दिस फॉर्मूला प्लीज। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए कि अगर एक रोड है, कैसा रोड, इधर देख लो, अगर एक रोड है जो कि घूम रहा है और आपकी गाड़ी उस पर टर्न ले रही है, तो ये है आपकी मर्सिडीज, और वो उस पर टर्न लेने वाली है, तो फ्रिक्शन उसे सेंटर की तरफ रोके रखता है। फ्रिक्शन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, फ्रिक्शन इसे रोके रखता है, बचाता है। ये देखो गाड़ी चल रही है और चलते चलते घूम रही है, फ्रिक्शन इसे बचा रहा है। तो कितनी स्पीड से गाड़ी टर्न ले सकती है या कितनी स्पीड से चल सकती है ऐसे गोल रोड पर, उसका सीधा साधा फॉर्मूला यहां दिया हुआ है कि इस स्पीड से ज्यादा पे आपको नहीं चलना है। जो आपकी लास्ट स्पीड है, लास्ट टू लास्ट स्पीड, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अंडर रूट म्यू एस आर जी, जहां पे आर का मतलब होता है रेडियस, और वो यहां से यहां का डिस्टेंस है, सेंटर तक का डिस्टेंस है। अरे गाड़ी से सेंटर का डिस्टेंस समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं रेडियस आर। तो लोग क्वेश्चन में देंगे रेडियस, तो रेडियस आर यहां पे डालना है। जी ग्रेविटी है, 9.8 यूज करना है, और म्यू एस की वैल्यू लोग देंगे कि आपकी गाड़ी का जो टायर है, आपकी गाड़ी का टायर और जमीन के बीच में कितना फ्रिक्शन है, तो म्यू एस होता है फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू हर चीज का ही अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप एक कांच को लकड़ी पे घिसेंगे तो उसकी वैल्यू अलग है, अगर आप एक टायर को, रबड़ के टायर को जमीन पे घिसेंगे उसकी वैल्यू अलग है। तो ऐसा हर एक की वैल्यू अलग अलग रहती है। सो म्यू एस की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग, तो म्यू एस इन लोग क्वेश्चन में देंगे, ठीक है। बस इसको याद रखना कि लास्ट टू लास्ट स्पीड ये है, इससे ज्यादा स्पीड से अगर तुमने गाड़ी को घुमाया तुम्हारी गाड़ी फिसल के गिर जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं स्किडिंग, स्किडिंग, तुम्हारी गाड़ी स्किडिंग करेगी, स्किडिंग, स्किड हो जाएगी, स्किडिंग करेगी, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब रोड घुमा हुआ तो है, लेकिन रोड थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया, जानबूझ के टेढ़ा किया, हल्का टेढ़ा किया। जो फॉर्मूला 1 रेस कार्स होती है ना, फॉर्मूला 1 रेस कार्स, अरे वो वाली गाड़ियां यार, तुमने देखा रहेगा ना रेस वाली, अरे जिसमें बिल्कुल एकदम एकदम जमीन पे चिपकी गाड़ी रहती है, एकदम एकदम छोटी सी गाड़ी रहती है, पतली दुबली सी, और उसके अंदर आदमी पैर आगे करके गाड़ी चलाता है, तो उसका रोड थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, हल्का सा टेढ़ा रहता है, उसको बोलते हैं बैंकिंग करना। बैंकिंग करना मतलब झुकाना। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, तो ये रोड जो है वो गोल भी है लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी है। तो रोड गोल भी है, गोल भी है, खड़बड़ी भी है, खुरदुरा भी है, और रफ भी है, लेकिन टेढ़ा भी है, बैंक्ड भी है। तो कर्व्ड, बैंक्ड, रफ रोड, ठीक है। तो उस केस में अच्छा, पहले तो इन लोगों ने स्मूथ लिया, रफ नहीं लिया, मतलब फ्रिक्शन नहीं लिया, तो खाली रोड टेढ़ा है। तो रोड जब टेढ़ा रहेगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रहना चाहिए जिससे कि गाड़ी एक स्पीड से चल सके बिना फिसले, बिना गिरे। गाड़ी फिसले नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, गाड़ी फिसले नहीं, ना इधर ना उधर बाहर की तरफ,
फिसले नहीं, तो रोड कितना टेढ़ा रहना चाहिए उसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख लेंगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, विच इज डैम इजी, tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। सिर्फ ये फॉर्मूला, tan थीटा की वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर जी, याद रहेगा बच्चा। tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है। अब उसी के ऊपर ये फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब ये प्रॉब्लम बेस्ड है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है और उसका रेडियस है 80 मीटर और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड वी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, हाँ, और उसको लीन होना है। उसको देखो, अब इसमें क्या किया मालूम है, मान लो जहां पे रोड टेढ़ा नहीं है और आप बाइक चला रहे हो तो आपको बाइक टेढ़ी करना पड़ती है ना। अरे टर्न लेने के लिए बाइक टेढ़ी करना पड़ती है ना। अरे मेरे भाई, रोड अगर टेढ़ा है तो कुछ भी टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली टेढ़ा चलेगा। टर्न लेते वक्त टेढ़ा होना जरूरी है, कंपलसरी है, वरना आपकी बाइक फिसल जाएगी, बाहर की तरफ गिर जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां पे सवाल ये बोला है कि एक साइक्लिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला बंदा है, वो टर्न ले रहा है तो कितना झुकेगा। अबे जितना रोड को उठाना पड़ता है, अरे रोड ऐसा है ना, तो रोड को जितना उठाना पड़ता है उतने एंगल से बाइक को झुकाना पड़ता है या साइकिल को झुकाना पड़ता है। तो बस वही फॉर्मूला सेम टू सेम यूज करेंगे। तो साइकिल चले, टेढ़ी साइकिल चले सीधे रोड पे, चाहे टेढ़े रोड पे गाड़ी चले, एक ही फॉर्मूला है। टेढ़े रोड पे गाड़ी चले वही फॉर्मूला, या सीधे रोड पे बाइक टेढ़ी चले वही फॉर्मूला। तो बेसिकली अब हम लोगों को ये एंगल निकालना है। लोगों का एंगल क्या रहेगा। सो सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। सो tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि tan थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी रहना चाहिए। अरे हाँ के ना रे। सो tan थीटा होना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर जी। सो tan थीटा इज इक्वल टू, स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, एक सेकेंड, स्पीड की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? स्टैंडर्ड वैल्यू है ये? अरे बाबा स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? नहीं ना, ऐसा यूनिट नहीं है ना ये। किलोमीटर पर आवर थोड़ी ना स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा ट्रिक यूज करने का डायरेक्टली, और ये ट्रिक आप लोग बोर्ड में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और वो ट्रिक ये है कि किलोमीटर पर आवर हटा देने का, चुपचाप मीटर पर सेकंड लिख देने का और मल्टीप्लाई कर देने का 5/18 से। दिस इज द ट्रिक, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का। अब 18 का टेबल अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा अंदाजा लगा लो। 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20। सो 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। सो v की जगह पे डालेंगे 20, 20 का स्क्वायर आ जाएगा। तो रेडियस दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। तो रेडियस है 80 मीटर और ग्रेविटी को मैं ले रहा हूं 10। ग्रेविटी कुछ भी नहीं दिया है, मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूं बिकॉज सब सारे आंसर्स देखो ना कितने परफेक्ट है। तो ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले रहा हूं। सो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, नीचे है 80 और ये है 10, तो बेसिकली 800 हो गया। 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4 2 जा, सो 1/2 आ रहा है। सो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। सो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ 1/2। समझ गए? अरे खाली tan को उड़ा के उधर लेके जाओ तो इनवर्स हो जाएगा। सो आंसर है tan इनवर्स ऑफ 1/2, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं। ओके, अब देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, रोड सीधा है लेकिन खुरदुरा रोड है, रफ रोड है, उस रोड को घुमाया। तो लास्ट स्पीड कितना आप चला सकते हो वो दिया हुआ था Vmax √μsRG। फिर रोड हमने कर दिया टेढ़ा और उसको स्मूथ कर दिया, उसमें फ्रिक्शन नहीं था। तो आप लोग जो मतलब यानी कि एंगल से उसको घुमाना चाहिए, रोड को उठाना चाहिए v स्पीड से चलने के लिए, रोड को जितना उठाना चाहिए एंगल ऑफ बैंकिंग, वो था tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। अब रोड टेढ़ा भी है और रोड खुरदुरा भी है, रफ भी है, तो उसका फॉर्मूला बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। इधर देखो, तो इसके दो पार्ट है इस फॉर्मूले के। दो पार्ट इसलिए हैं क्यों, क्योंकि उसकी एक मिनिमम स्पीड भी है, मैक्सिमम स्पीड भी है। अगर उस मिनिमम स्पीड से तुम कम पे चलाओगे तो गाड़ी नीचे फिसलेगी, और मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा पे चलाओगे तो गाड़ी ऊपर फिसलेगी। तो इसलिए दो तरीके की स्पीड है यहाँ पे, दो तरीके के फॉर्मूले आएंगे।
और दोनों फॉर्मूले बहुत सेम सेम है। इधर देखो, मिनिमम के फॉर्मूले में ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस, और मैक्सिमम के फॉर्मूले में ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। दिख रहा है? तो फॉर्मूला जो कितना इजी है, वी मिन इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। एक सेकेंड, 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। समझ गए? तो ये वाला फॉर्मूला है, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, डरो मत। सो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, किस लिए? कि अगर रोड टेढ़ा है और खुरदुरा है। सो आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा अंडर रूट। हाँ, पूरा अंडर रूट में रहेगा। ओके, और ये वाला रहेगा मैक्सिमम स्पीड के लिए, कि इससे ज्यादा स्पीड आपको करनी नहीं है वरना गाड़ी ऊपर की तरफ फिसलेगी। ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला आई होप के सभी लोग याद कर लेंगे यार। ओके, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, आर जी और फिर अंडर रूट। चलो, तो इसके ऊपर बेस्ड अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब जाके मजा आएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक रेसिंग ट्रैक है ना, रेसिंग का ट्रैक है, उसको ऐसा डिजाइन करना है। अच्छा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया है 72, तो रेडियस इज गिवन। सो रेडियस इज गिवन। सो यहां पर हमको रेडियस की वैल्यू दी है 72 मीटर्स। ठीक है? और 216 की स्पीड से चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाना है, ये लास्ट स्पीड है मान लो। ठीक है? ये 216 पे ही चलाना है, एक ही स्पीड पे चलाना है, 216 पे। तो स्पीड दिया हुआ है 216 किलोमीटर पर आवर। केएमपीएच लिखा है ना, केएमपीएच का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके चुपचाप मीटर पर सेकंड लिख देने का, स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखने का, क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड नहीं है। 18 1 जा 18 बचेगा 3, 21 में से 3 बचेगा ना। अरे 21 में से 18 गया, कितना बचेगा? 3, 3 और 6, सो 2 जा 18, 2 जा 36। अरे 3 और 6 बचा था ना, तो 12, 12 5, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, 60 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये आपकी स्पीड है। इन लोगों ने एंगल कितना चाहिए? ठीक है, तो ये पहले स्मूथ वाला ही पूछा है इन लोगों ने। सो 72 की स्पीड है, और सॉरी 72 का रेडियस है और ये स्पीड है। ये लोग बोल रहे कितने एंगल से टिल्ट करूं। चलो एंगल निकाल लेते हैं। सो अभी तो बहुत ही बचकाना है। tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ v कितना दिया है? 60 दिया है। 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 आ जाएगा। अरे 60 का स्क्वायर रे बाबा, और यहां पे है 72 यानी कि 72 रेडियस की वैल्यू, और जी की वैल्यू को ले लेंगे 10। सो 0 0 कैंसिल हो गया। ये 36 2 जा 72 होगा, लेकिन ऊपर बचेगा 10, ऊपर 10 बच गया। ठीक है, ऊपर 10 बच गया। अरे बाबा एक 0 बच रहा है ना रे, तो 10 बच गया। तो 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 आएगा। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5। कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 5। सो tan इनवर्स ऑफ 5। बस यही इसका आंसर है कि इतना एंगल से इसको घुमाना पड़ेगा। समझ गए? अब इसमें आगे और सवाल और भी दिया है। क्या दिया है सवाल में? कि इसकी जो आउटर एज है कितना उठाना पड़ेगा। अरे भैया जो आउटर एज है कितना कितना उठाना पड़ेगा? आउटर एज मतलब आप लोग समझ नहीं रहे। अबे एंगल तो पता चल गया, अबे एंगल तो पता चल गया। ये जमीन थी, जमीन को उठा दिया, तो इसके और इसके बीच में एंगल तो पता चल गया। अरे आउटर एज बोले तो ये हाइट। नहीं समझे? नहीं समझे? इधर देखो, तो ध्यान से देखेंगे। अरे ई कहां बन रहा है बे ससुरा? बहुत ही वाहियात बना है। अरे हट, मजा नहीं आया। फिर से अब सही, अब मजा आया। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो रोड है ये ऐसा चल के जा रहा है। अबे रोड ऐसे जा रहा है, रोड ऐसे जा रहा है, लेकिन रोड को उठा दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो रोड था उठा हुआ नहीं था, सीधा सीधा था।
अब रोड को मैंने उठा दिया लाइक दैट। सो रोड को उठा दिया, थोड़ा सा उठा दिया, रोड को उठा दिया। सो लिसन वेरी केयरफुली कि इन लोग बोल रहे हैं कि ये कितना रहेगा अगर इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, तो 10 मीटर ये बोल दिया, और यहां पे थीटा की वैल्यू दे दी tan इनवर्स ऑफ 5, तो बोल रहे हैं कि ये हाइट क्या रहेगी, आउटर एज कितना उठी रहेगी। सो लिसन वेरी केयरफुली, बचपन से हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और थीटा थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, थीटा के सामने वाली साइड, इट इज साइन, साइन लेते हैं ना अपन, तो साइन थीटा कितना रहेगा, साइन थीटा रहेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपने को ऑपोजिट साइड चाहिए, यानी कि एच चाहिए, एच अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा ना। सो साइन थीटा इज एच अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो एच हो जाएगा हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। अरे बराबर है कि नहीं थे बाबा, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। अब यहां पर h तक तो ठीक है, हाइपोटेन्यूस भी ठीक है, साइन थीटा का क्या करें, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं, थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है। आप बोलेंगे सर पता तो है tan इनवर्स ऑफ 5, अबे तो लेकिन वो डायरेक्टली क्या लिखोगे आप। तो लिसन वेरी केयरफुली, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लॉग बुक दी जाती है, उसमें लॉग भी है, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, सब रहता है। तो उसमें से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अभी साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैसे यहां पर tan इनवर्स ऑफ 5 की जो वैल्यू है, हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से अभी के लिए, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को लॉग बुक से निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, tan इनवर्स ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है 78.69 डिग्री, तो ये हम लोग ने निकाला नहीं है, लेकिन ये वैल्यू इतनी ही आएगी, ठीक है, 78.69 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर हमको तो लॉग से निकालना ही नहीं आता है, साइन कॉस टैन लॉग से निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग सीरीज बनाई है। प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे नीचे से स्क्रॉल करिए, एक ब्लू कलर की पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी जिसपे लिखा होगा, जिसमें मेरा फोटो ऐसा है, ठीक है, तो उस पर लिखा होगा बेसिक मैथ्स बाय प्रोफेसर भैया, बेसिक मैथ्स बाय प्रोफेसर भैया। उस पर मैंने 15-15, 20-20 मिनट के 5 वीडियो बनाए, जिसमें मैंने आपको लॉग निकालना, साइन निकालना, कॉस निकालना, टैन निकालना सब सिखाए, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लेना, रेसिप्रोकल निकालना सब सिखाए, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, तो देख लीजिएगा। सो बेसिकली टैन इनवर्स की वैल्यू 78.69 डिग्री है। अब हम लोग यहां पे थीटा वो डाल देंगे, तो tan इंटू साइन ऑफ 78.69 डिग्री, तो इसका आंसर 9.8 आ रहा है। मतलब ये मैंने निकाला नहीं है, डायरेक्टली वहां से देख के लिख रहा हूं मैं। सो 9.8 मीटर, सो 9.8 मीटर। आप लोग साइन एक बार निकाल के देखिए, जो तरीका मैंने उस प्लेलिस्ट में बताया है, उन वीडियोस में बताया है, वहां से tan भी निकालिए, साइन भी निकालिए, आपको आंसर आ जाएगा 9.8। बट लिसन, अभी फिलहाल मेरे लिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीका है, ठीक है, एंड ये तरीका है। चलो ये वाला तो सवाल हो गया हमारा, ये वाला सवाल तो हो गया। अब उसके नीचे कंटिन्यूएशन में एक और सवाल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बोला है कि जो ऊपर जो रोड दिया है, मान लो वो खुरदुरा भी है, अब तक रोड खुरदुरा नहीं था, फ्रिक्शन लिया नहीं था अपन ने, अब तक रोड सिर्फ हल्का सा टेढ़ा था और कुछ नहीं। अब रोड को खुरदुरा भी बना दे, रफ भी बना दे, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, वी मिन वाला और वी मैक्स वाला फॉर्मूला आएगा। सो वी मिन वाला जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से अब अपने को चीजें निकालनी है। तो लोग ने फ्रिक्शन दिया है, देखो कितना, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.8 है, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं लोअर स्पीड कितनी है और अपर स्पीड कितनी है, ठीक है, लोअर स्पीड कितनी है, अपर स्पीड कितनी है, चलो निकाल लेते हैं। सो लोअर स्पीड मतलब वी मिन निकालते हैं, वी मिन, वी मिन। सो वी मिन का फॉर्मूला है, वी मिन का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस
tan थीटा। सही है बच्चा। सो आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। सो यहां पर कितना आएगा, अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी थी, आर था कितना अपना, आर कितना था रे, 72 था ना, जी है 10 tan थीटा, tan थीटा तो 5 आया था ना, 5 म्यू एस दिया 0.8, अरे tan थीटा 5 आया था रे, ये देखो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5 लिखा है ना, अरे मतलब इसको अगर मैं वापस पीछे ले लूंगा तो क्या बन जाएगा ये, tan थीटा इज 5, समझे कि नहीं समझे, अरे tan इनवर्स को वापस ले लूंगा इधर तो tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा इज 5, सो 5 माइनस 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू tan थीटा है 5, तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 720 720, 5 माइनस 0.8 करेंगे, 5 माइनस 0.8 तो 4.2 बचेगा, 5 इंटू 0.8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, सो 1 प्लस 4 नीचे 5 हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बच्चा, अरे ये कौन सा कलर आ गया, हाँ अंडर रूट ऑफ 720 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 5, तो नीचे 5 रहेगा, 720 इंटू 4.2 आपको करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास इतना टाइम है नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर देता हूं, तो 720 इंटू 4.2, सो यहां पे आ जाएगा 3024, कितना आ जाएगा 3024, सो ये 3024 हो गया, इसको मैं लगभग है ना फिलहाल, अरे तुम लोग को लॉग से निकालना है रे, तुम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, मैं फिलहाल अपना टाइम बचाने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली 3025 ले रहा हूं और 5 से डिवाइड कर रहा हूं, बिकॉज लास्ट में जब 5 रहता है या 0 रहता है तो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना आएगा, 5 6 30, अरे हाँ क्या ना, फिर बीच में डालेंगे 0, फिर 5 5 25, 605 आ रहा है, कितना आ रहा है 605। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 24 का स्क्वायर लगभग इतना होता है, 24 का स्क्वायर, अरे 25 का स्क्वायर 625 रहता है रे बाबा, तो ये लगभग 24 का स्क्वायर है, सो नियरली 24 आएगा। चलो आप लोग अगर यकीन नहीं है तो मैं काम करता हूं, कैलकुलेटर ही यूज करके दिखा देता हूं। सो 24 इंटू 24 अगर किया क्या आता है 576, और 25 इंटू 25 किया तो आता है 625, दोनों के एग्जैक्टली बीच में है, तो इसको हम ले लेते हैं 24.5, ठीक है ज्यादा बेटर है। सो 24.5 ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, बट इन लोग ने आंसर मांगा है किलोमीटर पर आवर में, आंसर किलोमीटर पर आवर में मांगा है क्वेश्चन में है, तो अभी अपन क्या करने का, 5/18 नहीं करने का रे, कौन बोल रहे हो 5/18, 18/5, अबे अकल के पुतलो, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए थे तो 5/18 किया था, लेकिन अभी आप वापस उसमें जा रहे हो किसमें, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो उल्टा करोगे 18/5, सो इसको 18 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, तो अगर मैं इसको 25 मान लू ना, इसको 25 मान लो, 25 तो 5 5 25, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 18 5 90, 90 से थोड़ा कम आंसर आएगा, लेट्स चेक। सो इतना आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में कितना, लगभग 90 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा, लेट्स चेक। देखो आंसर कितना दिया हुआ है 88, अरे हाँ के ना रे, तुम लोग एग्जैक्ट निकाल लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा अपर लिमिट, लोग ने पूछा अपर स्पीड लिमिट क्या रहेगा, तो अपर स्पीड लिमिट का आंसर आएगा इनफाइनाइट, कोई अपर स्पीड लिमिट नहीं है ऐसे रोड के लिए, जानते हो क्यों, क्योंकि ये रोड बहुत ही अजीब है, ऐसा रोड दुनिया में होगा ही नहीं। ये रोड को देखो क्या है, अबे 79 डिग्री, लगभग 78.69, मतलब लगभग 80 डिग्री, अबे 80 डिग्री कोई रोड को झुकाता है क्या, अबे क्या मौत का कुआं खेल रहे हो क्या, 80 डिग्री को झुकाता है क्या, तो ये रोड को पूरा 80 डिग्री झुका दिया। सो ऐसे रोड पे कभी जिंदगी में बाहर की तरफ फिसलोगे नहीं, तो अपर स्पीड लिमिट है ही नहीं, नो अपर स्पीड लिमिट। देखो 45 डिग्री से ऊपर रहेगा, यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, 45 डिग्री से ऊपर रहेगा अगर एंगल तो अपर स्पीड लिमिट नहीं आएगी, तो 45 डिग्री से ज्यादा झुका दोगे, इसको बोलते हैं हैवी बैंकिंग, हैवी बैंकिंग में अपर स्पीड लिमिट नहीं होती, इसको याद रखना। चलो तो ये वाला एक टफ प्रॉब्लम था, ये भी कंप्लीट हो गया, सो नो अपर स्पीड लिमिट। अब आ गया ये आपका मौत का कुआं, मौत के कुएं का नाम लिया, मौत का कुआं हाजिर। तो आइए समझते हैं मौत के कुएं का राज। तो मौत के कुएं में आपको जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट घूमना है, स्लो घूमे तो गिर जाओगे, तो मिनिमम स्पीड यहां पे दी हुई है, इसको आपको हमेशा हमेशा रट लेना है कि मौत के कुएं में
कम से कम इतनी स्पीड से आपको चलना है, अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस। इतनी स्पीड से, खाली ये वाला फॉर्मूला रख लो, अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस। ठीक है, अब यहां पे मौत के कुएं के ऊपर एक सवाल कि ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज गोइंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इन अ सिलेंड्रिकल वेल। तो मौत का कुएं में है, सिलेंड्रिकल वेल में है, वेल ऑफ डेथ में है, और रेडियस दिया है 6.05 मीटर, फ्रिक्शन दिया 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, और उसका मास भी दिया 50, और अगर उसने स्पीड बढ़ाया 20% तो हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। तो चलो देख लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो एक मौत का कुआं है, अब मौत का कुआं यहां बनाऊं कैसे? सो ये है मौत का कुआं, ठीक है। तो ये सिलेंडर लाइक दिस, इसके अंदर एक बंदा गोल गोल चक्कर काट रहा है। सो इसके अंदर एक बंदा गोल गोल चक्कर काट रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अरे ऐसे करके हाँ के ना, गोल गोल घूम रहा है। तो उस बंदे पर लगने वाले जो बल हैं, जो फोर्सेस हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक फोर्स है इधर जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स है इधर जिसका नाम है mg ग्रेविटी, और एक फोर्स है इधर जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो ये नीचे फिसल ना जाए इसलिए फ्रिक्शन इसका वजन संभाले हुए है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर रहा है, तो उतना ही फ्रिक्शन है जितना कि mg है। अबे अगर इक्वल नहीं रहेगा तो बाइक स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी मेरे भाई। तो Fs इक्वल्स टू mg बिल्कुल सही इक्वेशन है। अब मास दिया है 50 और g की वैल्यू है 9.8 या फिर 10 ले लेता हूं, तो 500 न्यूटन फ्रिक्शन है, 500 न्यूटन। सो इन्होंने कुछ पूछा है क्या? कुछ पूछा है? क्या पूछा है? हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द, अच्छा स्पीड पूछा है। फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी क्या स्पीड बढ़ाने पे? नहीं, स्पीड बढ़ाने पे फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। 20% स्पीड बढ़ा भी दिया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फ्रिक्शन की वही वैल्यू रहेगी। तो 500 आंसर है उसका कि फ्रिक्शन इतना रहेगा। लेकिन इसका सवाल, इसका ये सवाल का जवाब देना है कौन सा, कि मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस। तो चलो मिनिमम स्पीड निकाल लेते हैं, वी मिन विच इज अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस। सो रेडियस दिया है 6.05, ग्रेविटी दी है 9.8। मैं यहाँ पे 9.8 ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6.05 है ना, तो ये यहाँ से उड़ जाएगा, तभी मजा आएगा। मल्टीप्लाई करने में बोलेगा, अरे बाबा ये सब एक्सपीरियंस से आता है रे वो। म्यू एस की वैल्यू कितना दिया? 0.5 दिया ना, 0.5। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.5। ये 1/0.5 का मतलब कुछ भी नहीं है, क्या मालूम है? सिंपली मल्टीप्लाई बाई 2। 1/0.5 का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2। सो अंडर रूट ऑफ, अब इसको 10 ले लो, इसको 6 ले लो, और इसको नीचे हटा दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। अरे 1/0.5 का मतलब है 1/2, मतलब 2, 1/0.5 का मतलब है 2। सो 60 इंटू 2 ये हो गया 120। सो अंडर रूट ऑफ 120 आ गया, कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 120। और 120, अरे 121 अगर मैं ले लेता, 121 का व्हाट इज द अंडर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट 121 का? 11। सो 11 इज द आंसर। सो मिनिमम स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड से नहीं चलोगे ना अगर मौत के कुएं में, तो आप स्लिप होकर गिर जाओगे, ठीक है। तो इस मौत के कुएं में इतनी स्पीड चाहिए, 11 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर, बहुत ही बेसिक था क्वेश्चन। सो क्वेश्चन वाज डैम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोनिकल पेंडुलम पे आते हैं। कोनिकल पेंडुलम समझ पा रहे हैं आप लोग सभी मेरी बात? कोनिकल पेंडुलम एकदम बचकानी चीज है। अरे सुनो, अगर तुम लोगों ने एक धागे से एक पत्थर लटकाया, पत्थर को यहाँ पे बॉब बोलेंगे, बॉब, BOB बॉब। तो पत्थर को अगर आपने एक धागे से लटकाया और उसे साइड में लेके धक्का मार दिया, धक्का, तो पत्थर ऐसे से घूमेगा, इन अ कोन, ऐसे घूमेगा। तो उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। एकदम सिंपल चीज है। सो दैट्स अ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के घूमने का टाइम पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पे सवाल जो पूछा है देख लेते हैं क्या सवाल है। अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मासलेस है, लंबाई उसकी 20 सेंटीमीटर है। सो स्ट्रिंग की जो लंबाई है, लेंथ, अरे काला वाला पेन से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है।
सो लेंथ है, एक काम करते हैं अगले पेज पे लेते हैं। सो लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। और फिर क्या बोला है कि टाइनी बॉब है जिसका मास है 100 ग्राम। सो मास दिया है 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg। अबे 1000 से डिवाइड करोगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और कितना रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है? 75 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी दिया है 75 RPM। तो 75 बाई 60 RPS या हर्ट्स, 75 बाई 60 हर्ट्स। तो 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। सो 5 बाई 4 आ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 बाई 4 हर्ट्स या रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, सवाल क्या पूछे? मतलब बोल रहे हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, बॉब की काइनेटिक एनर्जी, बॉब जो घूम रहा है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज हाफ mv²। अरे बचपन से पढ़ रहे हैं रे बाबा, हाफ mv²। सो मास है 0.1 और स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड नहीं दी है, स्पीड नहीं दी है तो स्पीड निकालना पड़ेगी, स्पीड नहीं दी है, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, स्पीड कैसे निकालेंगे? यहां पर अपने पास ना रेडियस है ना स्पीड है ना, कोई भी चीज नहीं है, तो स्पीड के बिना निकालेंगे कैसे? ओके, तो अब देखो v इक्वल्स टू रहता है r ओमेगा, सो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v क्या होता है? r ओमेगा, लेकिन स्क्वायर में दिया तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये आ गया 0.1 आ गया, r स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो। ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना, ओमेगा का स्क्वायर, अरे ओमेगा का स्क्वायर, बल्कि ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये एक फॉर्मूला भी आप लोग याद करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, इसको आप लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लेंगे। सो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ओमेगा का एक फॉर्मूला और है 2 पाई बाई टी, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। टी है टाइम पीरियड और उसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। सो इसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली के हाफ इंटू 0.1 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई न्यू, ठीक है। हाफ इंटू 0.1 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई न्यू, लेकिन स्क्वायर में दिया है तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है 5 बाई 4, वो यूज कर लेंगे। तो यहां पे 0.1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई का स्क्वायर कितना है? 4 पाई स्क्वायर। अरे 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और न्यू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना? 5 बाई 4। सो 5 बाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ अब आर स्क्वायर ढूंढना बाकी है, आर मिलते ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो रुको, तो आर कैसे ढूंढेंगे? ध्यान से देखेंगे आर कैसे ढूंढेंगे। तो अपने को जानकारी में सिर्फ इतना दिया है कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, है ना, और कुछ भी नहीं दिया है। तो अब सब लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो मतलब मेरे पास टाइम आ गया। मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई मतलब मेरे पास टाइम आ गया। अरे फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम, ठीक है। मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई मतलब मेरे पास टाइम आ गया। तो टाइम है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1 अपॉन 5 बाई 4, यानी कि सिंपली 4 बाई 5, यानी कि 0.8 सेकेंड्स, इतना टाइम है। टाइम पीरियड मिल गया मुझे 0.8 या 4 बाई 5, सिंपली 4 बाई 5 मुझे मिल गया या 0.8 मिल गया, ये टाइम आ गया। अरे फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा बाई जी बराबर, अरे था कि नहीं था रे बाबा? सो L cos थीटा बाई जी। टाइम पीरियड की जगह पर मैं लिख दूंगा 4 बाई 5, यहां पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ दिया हुआ है 0.2, ग्रेविटी है 10 और यहां पे cos थीटा।
दोनों बाजू का स्क्वायर करना है, बट स्क्वायर करने से पहले इसको काट दो, तो ये 2/5 हो गया। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर करते ही ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 25, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.02 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि 0.2 को 10 से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा 0.02 इंटू कॉस थीटा। सो अब यहां से कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सो हमको एंगल मिलेगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हमको एंगल मिलेगा। बल्कि बल्कि मेरे ख्याल से ये भी करने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की मतलब एग्जैक्ट जरूरत भी नहीं है। खाली क्या है, 4/25 ले लिया, नीचे पाई स्क्वायर ले लिया, 4/25 नीचे पाई स्क्वायर, और नीचे 0.02 ले लिया। अब ध्यान से देखेंगे, पाई स्क्वायर को लोग ने लेने बोला है क्वेश्चन में, पाई स्क्वायर को 10 लेने बोला है, सो पाई स्क्वायर को 10 ले लेंगे। सो ये आ गया आपका 4, ये आ गया 25, ये हो गया 10, और 0.02 जो है, इसको अगर देखो, अगर ये 1/2 होता, अगर ये 1/2 होता तो आंसर आता क्या, 1/2 होता तो आंसर 0.5 आता, लेकिन ये 0.02 है, तो यहां पे ऊपर आएगा आंसर 50। कितना आएगा, 50 आंसर आएगा। इसको समझिए बेटा, थोड़ा सा मैथ सीखिए सभी लोग। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिख दो, 2 इंटू 10 what -2, 2 इंटू 10 -2 है ना, इसको ऐसा लिख दो। ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 400 डिवाइड बाई 250 इंटू 2, तो अभी हो गया 200। अरे हाँ क्या ना, और 1 0 कैंसिल हो गया। अब 20/25 बचा है, कॉस थीटा इज 20/25, सो कॉस थीटा की वैल्यू ही आ गई है आपको 4/5, 20/25 मतलब 4/5, सो कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको 4/5 आ चुकी है। बस इसको भी आप याद रखना। अब आप बोलेंगे सर इसका काम क्या है, काम ये है, इधर देखो ध्यान से, t = 2π √, रुको इसको हटाओ, जिंदगी आसान बनाओ। इधर देखो, मैं बनाने जा रहा हूं कोनिकल पेंडुलम, बहुत ध्यान से देखना। सो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल लोकेशन है, उसको मैं यहां पे लेके जा रहा हूं और धक्का मार दे रहा हूं पत्थर को, ठीक है। सो ये उसकी ओरिजिनल लोकेशन है, पत्थर यहां पहुंच चुका है, और अब इसे गोल घुमा रहे हैं। तो ये जो पूरी लंबाई है, ये उसकी असली लंबाई है L, ये है उसका रेडियस जिसमें वो घूम रहा है, और ये है हाइट h, बराबर। सुनो, पहले ये बॉल यहां था, पहले पत्थर यहां था, ओके। तो ये जो पूरी लंबाई है ये L रहेगी। अरे धागा ये था, ऐसा हो गया ना, ऐसा ही धागा इधर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना पूरी लंबाई L। अब मुझे R निकालना है, तो देखो सुनो, ये है थीटा, बराबर। अरे हाँ के ना रे, तो ये थीटा है। सो अगर मैं लेता हूं साइन थीटा, तो मुझे आएगा R/L। अरे सही है क्या, नहीं सही है। और कॉस थीटा लेता हूं तो मुझे आएगा H/L। तो देयरफॉर H/L की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। H/L की वैल्यू है कॉस थीटा विच इज 4/5। अरे हाँ के ना, H/L है कॉस थीटा, और कॉस थीटा 4/5, सो H की वैल्यू है 4/5 इंटू L, और ये है L की वैल्यू 0.2 थी ना, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.16। कितना आ जाएगा, 0.16। चेक कर लो, 4/5 होता है 0.8, 0.8 इंटू 0.2, ये हो गया 0.16। समझ गए। आप लोगों ने सर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेसन कितना बड़ा है। अरे बाबा है बड़ा लेसन, तो क्या कर सकते हैं, कोई कोई लेसन छोटे भी हैं, पौने घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा, बट यहाँ पे लेसन बड़ा है। तो 4/5 इंटू 0.2 यानी कि 0.16 आ रहा है, ये H तो मिल गया। अब अगर ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है जो कि है 0.16, और ये वैल्यू है 0.20, अरे अकल के पुतलो, ये 20 है, ये 16 है, तो ये कितना रहेगा, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस। सो अगर ये है 20 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, साइड है अपने पास एक 16 सेंटीमीटर की, तो दूसरी साइड कितनी रहेगी, यानी कि R कितना रहेगा, तो R ही लिख देता हूं सीधा, उधर X लिखने के बजाय R लिख देता हूं। तो R² विल बी 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, सो 400 माइनस 256, तो 144 आ जाएगा। R आ जाएगा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि सिंपली 0.12 मीटर। तो ये है 0.16, ये है 0.12, और ये है 0.20। दैट्स इट। तो R मिल गया। अब R यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किधर गया अपना R,
यहां पे। सो सी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, कितना था 0.1/2 था ना, 0.1/2, तो 0.05 हो गया ये, 0.05 इंटू 4 पाई स्क्वायर, तो 0.05 इंटू 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5/4 का स्क्वायर यानी कि 25/16 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। आर कितना आया है 0.12, तो 0.12 का स्क्वायर। देख लो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 0.05 4 पाई का स्क्वायर 25/16 आर का स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर। सो यहां से अपने को आंसर आ जाएगा, बहुत ही पेचीदा है बट आ जाएगा। सो ये 4 है, 4 4 16, ठीक है। पाई के स्क्वायर को लोग ने बोला 10 ले लो, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.5। यहाँ पे है 25 और नीचे है 4 और यहाँ पे है 0.12 0.12। सो 4 3 12 बराबर है 4 3 12। सो इस तरीके से हो रहा है। अब ये पॉइंट्स को हटाता हूं तो 2 पॉइंट यहां हटाना है, 2 पॉइंट यहां हटाना है, तो ये हो जाएगा आपके पास, और 1 पॉइंट यहां हटाना है, तो 2 2 4 1 5 10⁻⁵ लिख दो, 10⁻⁵ लिख दो। यहां पे है 3, यहां पे है 12, यहां पे है क्या 25 5 125, समझ गए 25 5 125। सो 125 इंटू 12 करना है। अच्छा 125 इंटू अगर मैं 2 करूं, 2 ये 12 है ना, 12 को 2 इंटू 6 लिखता हूं मैं, 2 इंटू 6। सो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 250 बनेगा, 250 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 1500 आएगा, 1500। 1500 इंटू 3 4500 आ रहा है और 10⁻⁵ है। सो आंसर इज 0.045 जूल। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब इन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है। अब आप बोलेंगे सर कैसा वाहियात सवाल है। अरे बेटा है तो है सीखो, हार्ड है तो क्या हुआ, सीखो। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है mg इंटू हाइट, mg इंटू हाइट, mgh पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर वो हाइट कितनी है आइए जानते हैं। तो इधर देखो, बॉब पहले यहां था, फिर ये बॉब यहां पहुंच गया, तो इतना ऊंचा गया ना, तो इसको बोलते हैं हाइट। सो mgh इसका लेना है। अब देखो ये पूरी लंबाई है 20, उसमें से 16 चला गया, बचेगा 4, तो 0.04 बचेगा। सो h की वैल्यू 0.04 है, ठीक है। सो मास दिया था बॉब का, कितना दिया था, मास कितना दिया था, g को 10 ले लो, ये 0.04 है। मास कितना दिया था, स्टोन का मास दिया भी है कि नहीं दिया, स्टोन का मास 100 ग्राम यानी कि 0.1, तो 0.1 kg, तो 10 और 0.1 मर गया, आंसर आ गया 0.04 जूल, दैट्स इट 0.040। सो पोटेंशियल एनर्जी है 0.040, काइनेटिक एनर्जी 0.045, दैट्स इट। तो यहां जाके बहुत ही पेचीदा सवाल समाप्त हो जाता है। अब ये देखो कितना बचकान है। जब आप एक पत्थर को ऐसा घुमाते हो ना, वर्टिकल सर्कल, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा घुमाते हो तो पत्थर नीचे भारी लगता है ऊपर हल्का लगता है, नीचे भारी लगता है ऊपर हल्का लगता है, नीचे भारी ऊपर हल्का। तो दोनों पॉइंट पर जो टेंशन है, खिंचाव है, यहाँ पे हल्का है यहाँ पे ज्यादा है, इन दोनों में फर्क होता है 6 mg का। सो टेंशन एट बी यहाँ पे ज्यादा रहता है, माइनस टेंशन एट ए, टीबी माइनस टी, टीबी माइनस टी, यहाँ पे खिंचाव ज्यादा है यहाँ पे खिंचाव कम है, तो टीबी माइनस टी होता है 6 mg के बराबर। तो इन लोगों ने सवाल डायरेक्टली पूछ लिया है एग्जाम में कि कितना रहता है बॉटम और टॉप में डिफरेंस, 6 mg इज द राइट आंसर, दैट्स इट। स्फीयर ऑफ डेथ, तो अगर आपको एक ऐसे हेमिस्फीयर पे अगर आप हो और आपको एक क्रॉस करना है, तो आपको इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं जाना है, √1 rg। तो डायरेक्टली उन्होंने एग्जाम में सवाल पूछ लिया है कितना रहना चाहिए, तो आंसर है 1 gr, वहां rg लिखा है यहाँ पे gr है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो स्फीयर ऑफ डेथ बोलते हैं इसको, स्फीयर ऑफ डेथ, ऐसा हेमिस्फीयर है वो, ठीक है। अब आते हैं इस पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पर। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है तो ही आपको ये प्रॉब्लम समझेगा, बट एनीवे बिना वो समझे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए।
आप लोग पूरी तरीके से अपने होशो हवास में हैं। पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूख गया। अबे कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन में लिखा है कि एक बिग डंबल है और उसको बनाया गया एक रॉड यूज करके, रॉड के बाजू में 2 बड़े बड़े बॉल लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो बस अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। चलो तो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए सभी लोग। सो यहां पर हमारे पास एक रॉड और इस रॉड पे लगे हुए हैं 2 बॉल। तो एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। सो ये 2 बॉल से डंबल बनाया गया है। ठीक है, बॉल सेम साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो डंबल बनाया गया है। अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये जो रॉड है, अरे अभी ऐसा है ना डंबल, तो ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो एक्सिस है ना, जो सेंटर में से पास हो रही है, इसके अबाउट घुमाओ इस बंदे को। ये डंबल को गोल घुमाना चालू करो। कोई पागल ही होगा जो डंबल जैसे भारी चीज को गोल घुमाएगा, बट एनीवे फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं घुमाओ इसको। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें रॉड का भी निकालना पड़ेगा, तुम्हें दोनों स्फीयर का भी निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो जब एक स्फीयर को तुम ऐसे घुमाते हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई ऑफ स्फीयर क्या होता है? इट इज 2/5 mr²। क्या होता है बेटा? 2/5 mr², क्योंकि ये एक सॉलिड स्फीयर है। डंबल है ना, सॉलिड स्फीयर है। लेकिन अगर तुमने एक्सिस इधर रखी लेकिन स्फीयर को दूर ले गए, जैसे कि यहां पे हुआ है, एक्सिस यहां है, स्फीयर दूर है, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला सिर्फ इतना नहीं आता है। आई स्फीयर तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ये 2/5 mr² तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मास ऑफ द स्फीयर इनटू ये जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है। अरे जो गैप आपने लिया ना रे बाबा, ये गैप का स्क्वायर रहेगा। तो ये गैप का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फीयर नहीं, ये पूरा रेडियस, ये पूरी दूरी का स्क्वायर, ये पूरी दूरी का स्क्वायर रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं अकल के पुतलो? तो ये पूरी दूरी का स्क्वायर आएगा, इसको याद रखना। ठीक है, ये जो पूरी यहां से यहां तक की दूरी है ना, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये दूरी को हम लोग एच बोलते हैं, एच। सो इस तरीके से एक स्फीयर का आएगा, पहले स्फीयर का। सेम सेकंड स्फीयर का भी रहेगा, क्योंकि सेकंड स्फीयर यहां पर है। तो सेकंड स्फीयर का भी आई ऑफ स्फीयर सेम ही होगा, ये वाला, और ये भी सेम होगा। सो MSP h², यानी कि दोनों का मिला के अपने को लेना है स्फीयर का। अच्छा, रॉड का क्या? तो जो रॉड है, रॉड का घुमाने का रहता है 1/12, सॉरी 1/12 नहीं, कितना रहता है? 1/3, एक सेकंड, 1/3 नहीं, 1/12 के बराबर है। सो 1/12 ml²। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग चीजों का याद कर लो रे। सो 1/12 ml², ये रॉड का आ जाएगा। चलो अब निकाल लेते हैं। तो क्या क्या आने वाला है, ध्यान से देखना और समझना। 3 चीजें आने वाली। एक, पहला 1/12 ml², इसके साथ में दोनों स्फीयर का, तो 2 टाइम्स स्फीयर वाला क्या था? आई स्फीयर था प्लस mh²। ठीक है, तो ये आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल। तो यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो रॉड का मास दिया लोगों ने 60 ग्राम्स और लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो m दिया है 50 ग्राम और रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर। सो 10 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस मास ऑफ द स्फीयर वापस से लेना है विच इज 50 ग्राम। और डिस्टेंस कितना है? सुनो सुनो सुनो, एक्सिस से, मतलब यानी कि जो रॉड है ना, रॉड आधी रॉड, अरे पूरी रॉड ऐसी है, तो आधी रॉड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उन लोग ने बोला है कि पूरी रॉड है 20, तो आधी रॉड होगी 10, और स्फीयर खुद चौड़ा है तो उसका रेडियस भी उन लोग ने बोला है 10। तो एक्चुअल में दूरी है ना यहां से यहां तक है विच इज 20। तो याद रखना कि स्फीयर जो है एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर हट चुका है, तो यहां पे 20 सेंटीमीटर आएगा, उसका स्क्वायर आएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा,
12 5 ज़ा 60, तो 5 इधर चला गया, 5 हो गया। 20 का स्क्वायर है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, सो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 5, हाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम भी बचा है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर 2 बाहर रहने दो, पहले अंदर जाओ, ये 10 आ जाएगा, 20 ग्राम ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई और कितना ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 50 है ये, जी रहने दो, ये हो गया 400, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 बाहर ही रहने दो अभी फिलहाल, और ये हो जाएगा आपका 20 इंटू ये, तो 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये कितना हो जाएगा बताइए बेटा। सो दिस विल बी हाउ मच, इट विल बी 50 इंटू 400, सो 5 4 ज़ा 20 होता है ना, अगेन ये क्या 2000 हो गया, यस 2000, सो 2000 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ रहा है 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 2 और अंदर है 4, तो 4000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जा रहा है ये 8000, तो यही हो जा रहा है, 8 और 2 10 हो जा रहा है, 10,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर इसका। सो डंबल का जो ये आ रहा है हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर कहीं गलती मैंने नहीं की है, तो अगर कहीं गलती कर दी है तो आंसर अलग हो सकता है, बट मेरे ख्याल से तो अभी कैलकुलेशन में गलती तो दिख नहीं रही है, बट अगर गलती दिख जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो फिजिक्स आपको समझा दिया, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, समझे, ठीक है। ओके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये क्या बोलता है मालूम है, आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई, और यूजुअली अपना आई एक्स आई वाई हमेशा सेम रहेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं आई जेड इज 2 आई एक्स, याद रखना आई एक्स आई वाई हमेशा सेम रहेगा, सो आई एक्स है आई जेड बाई 2, ये बात याद रखना। तो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया है कि डिस्क है, डायमीटर के अबाउट घूम रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो मैं आपको पहले बता दूं, डिस्क के 4 मोमेंट, मतलब 3-4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बता देता हूं। जब ऐसे घूमेगी तो हाफ mr स्क्वायर, ठीक है, और लेटे हुए घूमेगी, लेटे हुए इस तरीके से, तो इट इज हाउ मच, ये होता है हाफ, उसका भी आधा, 1/4 mr स्क्वायर, ऐसा रहता है। सो इन लोगों ने ना सीधा 1/4 mr स्क्वायर को आई बोल दिया। इन लोगों ने बोला है कि लेटा हुआ जो घूम रही है ना डिस्क, वो 1/4 mr स्क्वायर है। ये 2 मैंने बताया, 2 और भी है, वो रेगुलर वीडियोस में आप लोग देख लेना। सो ये आ गया आपका, कितना आ गया 1/4 mr स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो अगर मैं दोनों बाजू, सुनो 1/4 mr स्क्वायर की वैल्यू है आई, तो दोनों बाजू में 2 मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 1/2, सो यानी कि इसकी वैल्यू 2i के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 2i हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, ये अगर आई है तो ये बन जाएगा 2i। अच्छा, अब एक और तीसरा वाला बताता हूं। तो अभी ये रहता है आपका 1/2 mr स्क्वायर, और ये वाला रहता है 1/4 mr स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो रहता है मतलब यानी कि साइड वाला, इधर वाला, ये साइड वाला, ये रहता है आपका 3/2 mr स्क्वायर। क्या रहता है, 3/2 mr स्क्वायर। सो ये होना चाहिए अब कितना मालूम है, सुनो, इसका नाम अगर हो गया 2i, तो ये 3 टाइम्स 2i हो गया ना। अरे 1/2 mr स्क्वायर क्या है, 2i है, तो 3 टाइम्स 2i, सो 6i इज द आंसर, 6i इज द आंसर। अरे डायरेक्टली आंसर आ गया, इतना हार्ड भी नहीं है, 6i। नहीं समझा, नहीं समझा, वापस देखो, ये वाला रहता है, ये वाला रहता है 1/4 mr स्क्वायर, ये वाला रहता है हाफ mr स्क्वायर, ये वाला रहता है 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। तो लोग ने इसका नाम आई रख दिया है। सो 1/4 mr स्क्वायर जो है ये आई है, तो 1/2 mr स्क्वायर क्या होगा, अरे दोनों जगह पे आप लोग क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो ना, इधर 2 इधर 2, तो ये 2 कैंसिल होकर 1/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2i। अब इसको दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6i। तो अपने को आ गई ना वैल्यू, 3/2 mr स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी इनको। अरे हम लोग ने बोला है एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड पासिंग थ्रू रिम, रिम मतलब आउटसाइड, रिम मतलब आउटसाइड, तो इधर है, तो आ गया 6i, 6i इज द आंसर।
अब ये है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट इन लोगों ने बोला है कि फाइंड दी रेडियस ऑफ जायरेशन ना, नहीं रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं, इसका मास ढूंढना है, मास। टॉर्क का फॉर्मूला है आई अल्फा, और दुनिया के हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। तो के जो रहता है ना, के उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, के को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, याद रखना। सो रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है, उसका मास पूछ रहे हैं ना, तो मास हो जाएगा आपका टॉर्क अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन इनटू अल्फा। सो टॉर्क कितना दिया है, टॉर्क 2 है, टॉर्क 2, रेडियस ऑफ जायरेशन भी 2 दिया हुआ है। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2। सो तो फटक से आंसर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 1/4 kg इज द आंसर। दैट्स इट। बहुत ही बचकाना सवाल था। सो रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं कुछ लोग, चलेगा। इट इज इट इज मतलब यहां पे रहता है फॉर्मूला आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिख सकते हो एम के स्क्वायर, ये बात याद रखना। चलो ये हो गया, बस ये है आखिरी कॉन्सेप्ट चैप्टर का। सो इसके अंदर क्या बोला है कि एक थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग। अरे इसका कलर अच्छा नहीं है, इधर देखो ध्यान से, इंक्लाइंड प्लेन। सो दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, यहां से कोई चीज रोल कर रही है, नीचे जा रही है, घूमते घूमते नीचे जा रही है, ऐसा घूमते घूमते नीचे जा रही है विदाउट स्लिपिंग। रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज 2, टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, टोटल। सो टोटल, सो सुनो, ये रहता है आपका, ये वाला रहता है रोटेशन का, रोटेशन का रहता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये वाला रहता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होता है आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों मिला के ये टोटल होता है। ठीक है, अब यहां पर आई की जगह पे आप लिख सकते हो एम के स्क्वायर, क्योंकि आई को अपन एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ। अब देखो इन दोनों को देखो तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हाफ एम वी स्क्वायर निकाल के अंदर बचेगा 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा हाई। ठीक है, सही है। तो लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k बाई आर। कौन सी चीज है, हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का जो k होता है ना, k वो r के बराबर ही होता है। तो k और r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर बचा, यहाँ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर बचा, और वहां पर k और r सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k स्क्वायर r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर सब जैसे कट गया, 1 1 2। सो 1 1 2 इज द आंसर, ऑप्शन ए 1 1 2। दैट्स इट। यहां जाके जो चैप्टर समाप्त हो जाता है ये वाला। बाकी आगे मैंने और भी फॉर्मूले ऐड कर रखे हैं, आप लोग फॉर्मूले को पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सब एडिशनल फॉर्मूले हैं, जस्ट एक आइडिया रहने के लिए हर चीज का। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे 16 चैप्टर्स जल्दी जल्दी लेके आऊं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, कम ऑन। अरे थोड़ा मोटिवेशन आता है यार, जब बच्चे बोलते हैं सामने से ना कि सर पढ़ाओ, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स सुन रहे हैं, तो मजा आता है। अब अगर समझो मान लो मुझे कोई एक भी बंदा कमेंट ही ना करे तो मेरे को तो यही लगेगा ना कोई देखता ही नहीं मेरे वीडियोस, तो मैं क्यों बनाऊंगा। तो इसीलिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, सायोनारा।